28 सितंबर की सुबह को काठमांडू और उसके आसपास के जिला का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। इस भयानक बाढ़ की वजह से 228 से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। इस भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक नेपाल की इकोनॉमी को 17 बिलियन रुपीस का लॉस हो चुका है। 27 सितंबर शुक्रवार शाम से काठमांडू से उड़ान भरने वाली सभी डोमेस्टिक फ्लाइट को कैंसिल कर दी गई थी, जिससे 150 से अधिक फ्लाइट्स अफेक्टेड हुई है। हेलीकॉप्टर्स, जिप लाइन्स और राफ्ट का उपयोग करके 4000 से अधिक लोगों को बचाया गया है। लेकिन इस भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड का कारण क्या था? क्या ये क्लाइमेट चेंज था या कुछ और? बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बताया जा रहा है कि काठमांडू में 1970 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, क्योंकि नेपाल में पहली बार 1970 को ही बारिश को मापने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तब से लेकर आज तक यानी इन 54 सालों में ये बारिश रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है। काठमांडू वैली में 24 घंटे में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 24 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश ही काफी होती है बाढ़ लाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि 240 मिलीमीटर बारिश कितना तबाही ला सकती है। 28 और 29 सितंबर ये वही दिन था जब पिछले 54 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला था। लगातार 48 घंटे तक भारी से भारी बारिश ने न केवल नेपाल में भीषण बाढ़ लाया है, बल्कि बिहार में भी हजारों आदमी को बेघर किया है। इस बारिश ने काठमांडू को पूरी तरह से कट आउट कर दिया है। जितने भी रास्ते थे जहां से काठमांडू पहुंचा जा सकता था, वो सारे लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसीलिए जो लोग काठमांडू के अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या जो काठमांडू के बाहर है वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। सड़क बाधित होने से सैकड़ों यात्री रास्ते पर अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में हुई है, क्योंकि काठमांडू एक पहाड़ी इलाका है और जब भी इस तरह की बारिश पहाड़ों में होती है तो दो चीजों का खतरा बढ़ जाता है। पहला बाढ़ और दूसरा लैंडस्लाइड। अगर आप काठमांडू के नदियों को देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये बागमती नदी है, जब ये पहाड़ से बाहर निकलती है तो इसका चौड़ाई कुछ ऐसा दिखता है, लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा। आपको विश्वास नहीं होगा, यही नदी काठमांडू वैली के अंदर कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल एक नाले की तरह। और पहाड़ों में अक्सर जो गाँव होते हैं वो नदी के किनारे पर ही होते हैं, इसीलिए नदी किनारे के समुदायों को काठमांडू की बाढ़ का खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले अगर नदी के किनारे पर नहीं भी है, किसी ऊंची जगह पर है जहां पानी नहीं जा सकता है, तो उन्हें लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। क्या पता किस वक्त कोई पत्थर लुढ़क कर उस पर गिर पड़े या पूरा घर के साथ ही वहां की जमीन खिसकने लगे। इसीलिए दुर्घटनाएं वहां ज्यादा होती है कंपेयर टू तराई के इलाकों से, क्योंकि तराई के इलाकों में सिर्फ पानी का खतरा रहता है, लैंडस्लाइड का नहीं। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इस भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड का कारण क्या था? क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज था या काठमांडू वैली से गुजरने वाली नदी का अनियंत्रित शहरी अतिक्रमण? इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह का बाढ़ आना या सूखा पड़ना, इसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और नेपाल अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहा है ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हुई है। लेकिन हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ही दोष नहीं दे सकते हैं। 1990 के बाद काठमांडू में भारी जनसंख्या में उछाल आई है। उसके बाद हुई बेतरतीबी योजना और शहरी विकास के कारण काठमांडू की नदी नैरो हो गई है। पिछले 40-50 वर्षों में उन क्षेत्रों पर घर और सड़कें बनाई गई है जो नदी का हिस्सा हुआ करता था। जैसा कि इसी मोड ने कहा कि नेपाल में अनियोजित बस्ती, बाढ़ के मैदानों पर निर्माण और शहरीकरण ने इस डिजास्टर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर आप इसी मोड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इसे शॉर्ट में इसी मोड कहा जाता है। ये एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो हिमालयी क्षेत्र में स्थायी पर्वतीय विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसमें 8 देश सम्मिलित है जो सामूहिक रूप से जलवायु परिवर्तन, विकास और अनुसंधान के लिए काम करते हैं। ये संगठन अपने सदस्यों को ज्ञान, अनुसंधान और सहयोग के माध्यम से बहुत से बेनिफिट प्रदान करते हैं। इसमें 8 देश शामिल है: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू वैली, ललितपुर, नेपाल में है। टॉपिक पर वापस आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बाढ़ क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आई है, लेकिन इतने सारे लोगों के मौत के पीछे एक और बड़ी वजह हो सकती है और वो है सूचना। हो सकता है लोगों तक सूचना टाइम पर न पहुंचा हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी तेज बारिश अचानक से होने लगी हो और पहले से किसी को पता न रहा हो। बारिश एक ऐसी चीज है जिसका पता बहुत पहले से लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि 1 साल पहले ही पता लगाया जा सकता है कि इस साल नेपाल में बारिश होने वाली है या सूखा पड़ने वाला है। लेकिन इसमें एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन नहीं बताया जा सकता है। मौसम विज्ञान विभाग अक्सर 7 से 10
10 दिन पहले ये अनुमान लगाते हैं कि किस लोकेशन पर बारिश होने वाली है और 2 से 3 दिन पहले ये एग्जैक्ट बताया जाता है कि इस इलाके में कितना बारिश होने वाला है और उसका परिणाम क्या हो सकता है। इसीलिए इस डिजास्टर के बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई थी। मौसम विज्ञान विभाग को पहले से ही इस डिजास्टर का अनुमान हो गया था। न्यूज़पेपर और टेलीविजन पर बताया गया था कि भारी बारिश होने वाला है और इसका अंजाम भयानक हो सकता है, लेकिन हम रोज की जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि हमें नहीं पता चला होगा, या अपने मोबाइल फोन पर कोई दूसरी वीडियो देखने में बिजी रहे हो, इसीलिए ये सूचना हमारी नजरों से न गुजरा हो, या जिन्हें पता था उन्होंने इसे उतना सीरियस नहीं लिया होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि सरकार द्वारा इस पर ध्यान न दिया गया हो कि उन जगहों को खाली कराया जाए जहां पर पानी बढ़ने का संभावना है। कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय थी कि अगर पहले से प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जाता तो कम से कम लोगों की जानें जरूर बचाई जा सकती थी, भले ही उनके घरों को न बचाया जा सके। इसीलिए अगर आप भी ऐसी जगह पर रहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, जिससे आप अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। स्थानीय मौसम विभाग और सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी की गई चेतावनियों को ध्यान से सुने और उसका पालन करें। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन का पालन करें। बाढ़ के दौरान सुरक्षित निकासी रूट की जानकारी पहले से रखें और उसका उपयोग करें और सुरक्षित रहे। ये घटना नेपाल और मरने वाले परिवारों के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। हमारी संवेदनाएं इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के प्रियजनों के साथ है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।